हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं PYQs ऑफ बायनोमियल थ्योरम। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 हमें चाहिए इन दिस एक्सपेंशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 इन दिस एक्सपेंशन आर इक्वल। ये हमें गिवन है। देन a की पावर 4 इंटू b की पावर 4 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करके। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है सीधा सीधा पता चल रहा है इस टर्म्स ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म निकालना होता है उसके ऊपर बेस है। तो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं वो आपको पता है कि a प्लस बी, सबसे पहले मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि a प्लस बी हो या x प्लस वाई हो, रेज टू दी पावर है कि एक्सपेंशन में जो हम जनरल टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म दैट इज टी आर प्लस वन टर्म को जनरल टर्म लेते हैं आप, और दैट इज इक्वल्स टू एन सी आर ए की पावर में एन माइनस आर बी की पावर। कोई भी पर्टिकुलर पावर ऑफ एक्स, कोई भी पर्टिकुलर पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट हमें चाहिए या पावर वाली टर्म चाहिए हमें, तो हमें हमेशा किसको टारगेट करना है? जनरल टर्म को टारगेट करना। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले वाले के लिए, इनकी फर्स्ट एक्सपेंशन के लिए बात करेंगे। फर्स्ट एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या आएगी? टी आर प्लस 13CR ए एक्स की पावर में 13 माइनस आर और -1 बी एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर में। अभी एक्स की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स की पावर सर यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो एक्स की पावर्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। कलेक्ट कर लो एक जगह। ए की पावर में क्या आ गया? 13 माइनस आर, माइनस में 1 में बी रेज टू दी पावर में आर। एक्स की पावर हो गया 13 माइनस आर और माइनस का 2r है, तो 13 माइनस का 3r। अब ये जो एक्स की पावर है वो कौन सी पावर चाहिए हमें? एक्स की पावर 7 चाहिए। तो 4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 7 के कोफिशिएंट के लिए हमें 13 माइनस में 3r को क्या पुट करना चाहिए? सर 7। तो ये हो गया हमारे पास r की वैल्यू 2। r की वैल्यू 2 आने पे हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा। सो देयरफॉर कोफिशिएंट क्या मिल गया हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? x की पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन इज, r को 2 पुट किया मैंने, 13c2 a की पावर में इधर आ गया आपके पास 11 -1 में b रेज टू द पावर। दैट मीन्स 13c2 a की पावर 11 और ये हो गया आपका b की पावर 20। ठीक है। सिमिलरली अब हम करेंगे सेकेंड वाले, फॉर द सेकेंड एक्सपेंशन में और ये फर्स्ट एक्सपेंशन में आप देखो सिर्फ और सिर्फ माइनस प्लस ही डिफर कर रहे, मतलब ये तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा सर। तो ये TR+1 निकाल लेते हैं सेकेंड वाले का, उसको मैं डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आपके माइंड में। तो ये अलग से मैंने TR डैश यूज़ कर दिया। वो बनेगा 13CR, इसमें भी पावर सेम है, ए एक्स की पावर में 13 माइनस आर और सिमिलरली 1 में बी एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर में आर। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 13CR ए की पावर 13 माइनस आर, एक्स की पावर 13 माइनस 3r बी की पावर में। ठीक, एक्स की पावर -5 चाहिए सर, तो ये जो पावर है उसको -5 के इक्वल रख लेते हैं हम लोग। 13 माइनस में 3r इक्वल्स टू माइनस में 5, तो r कितना आ गया जी आपके पास? 6 आ। लो जी, r की वैल्यू 6 आ गई। r की वैल्यू 6 आ गई तो कोफिशिएंट मिल गया हमें। तो देयरफॉर यहाँ पे कोफिशिएंट क्या मिला? कोफिशिएंट सर मिल गया 13c6 a की पावर में 7 और नीचे आ गया आपके पास b की पावर 6। अब क्या बोला हुआ है क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि ये जो कोफिशिएंट्स है वो दोनों इक्वल है, तो बताओ a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 क्या हो? ठीक है जी। तो चलिए, ये वाला जो कोफिशिएंट है और ये वाला जो कोफिशिएंट है अपना, इन दोनों को बस इक्वल रखना है हमसे। रख लेते हैं सर, तो यहीं पर रख लेते हैं। ठीक है।
एक काम करो, नेक्स्ट पेज ले चलते हैं अपना। 13c2 इंटू में क्या था हमारे पास, a की पावर 11 b स्क्वायर, a की पावर 11 b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर था 13c6 a की पावर 7 इंटू b की पावर 6, a की पावर 7 इंटू b की पावर 6। जस्ट ए सेकेंड, ओके वो कैसे रख हो गया। ओके ठीक है, 13c6 इंटू में आ गया हमारे पास a की पावर 7 इंटू b की पावर 6, a की पावर 7 अपॉन में b की पावर 6। ठीक है डन। तो हियर a की पावर 11 कैंसिल हो गया, a की पावर 4 आ गया, यहाँ पे b की पावर 4 बचा, सो दैट हियर a की पावर 4 इंटू b की पावर 4 हो। ठीक, दिस इज इक्वल टू 13c6 अपॉन में ये 13c2। बस यही तो वैल्यू चाहिए थी हमें सर, a की पावर 4 इंटू b की पावर 4, बट वो जो वैल्यू है वो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए होगी। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 13c6 का मतलब हो गया कि 13 को 6 स्टेप खोल लो भाई, 13 12 11 10 9 8 और अपॉन में लगा दो 6 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 13 को 2 स्टेप खोल दो। यहाँ पे 13 को 2 स्टेप खोला मैंने, 13 इंटू 12 और ऊपर क्या आएगा बोलो सर, 2 जो नीचे है वो ऊपर आएगा, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 आएगा। ठीक, 13 इंटू 12 ये कैंसिल हो गया आपके, 13 इंटू 12 13 इंटू 12 गए। अब बचा कौन मेरे पास, ध्यान से देखते हैं, तो ये 5 इंटू 2 10 10 यहाँ पे चला गया, 4 इंटू नहीं 4 से आप एक काम करो 8 कैंसिल कर लो। ठीक, 3 से ये 3 कैंसिल कर लिया मैं। अभी कौन कौन बचे हैं हमारे पास, 2 इंटू 3 6, ये पूरा का पूरा इससे चला गया। अभी बचा मेरे पास 11 और यस 11 इंटू 2 इज 20, तो 22 इज योर राइट आंसर। तो हमारे पास देखो भाई क्या आ रहा है, ये 22 आ रहा है। ठीक है, तो पहले का सी डन। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड रेशियो लेना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज √6:1, हमें फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे टर्म फ्रॉम द एंड का, कि a प्लस में b रेज टू द पावर n, ये एक्सपेंशन में ध्यान देना, ये एक्सपेंशन में कोई भी टर्म जो कि फ्रॉम द एंड मांगी गई है, फिफ्थ टर्म जैसे हमें बोला गया है कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड चाहिए हमें, दैट विल बी इक्वल्स टू, आप क्या करोगे टर्म का नंबर चेंज मत करो, जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए उसी को बोलो कि वो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगी, किसमें, ए और बी को आपस में इंटरचेंज, मीन्स b प्लस ए की पावर n के एक्सपेंशन में, के एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। बात समझे, किसी भी a प्लस बी की पावर n का जब हम एक्सपेंशन करते हैं, जो टर्म के नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन चलते हैं हमारे फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर हमें बोलता है कि भैया कोई टर्म ए से बताओ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ए और बी को आपस में इंटरचेंज करके एक्सपेंशन को ओपन जब हम करेंगे, तो जो टर्म हमें फ्रॉम द एंड चाहिए वही सेम टर्म इस एक्सपेंशन में बिगिनिंग से मिलेगी। ठीक है, सो नाउ हियर हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो किसका करना है, 2 की पावर 1/4, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 की पावर 1/4, नीचे 3 की पावर 1/4 है, जिसको हम ऊपर ले जाएं तो 3 की पावर -1/4 और रेज टू दी पावर n। इसके एक्सपेंशन में मुझे कौन सी टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग चाहिए, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग,
और उसका रेशो चाहिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, उसके लिए मैं यूज कर लेता हूँ T5 डैश। T5 डैश का मतलब हो गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग NC4, जो टर्म का नंबर है उससे एक कम लेना है हमें। ए कौन है हमारा, 2 की पावर 1/4, दिस इज ए, रेज टू दी पावर में n-4, बी इज 3 की पावर -1/4 की पावर में कितना आएगा 4 है, फुल अपॉन में। T5 डैश का मतलब हो गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, दैट विल बी इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर, ए और बी को जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो उसके एक्सपेंशन की मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए फिर से NC4 आएगा सर, क्योंकि पावर तो सेम ही है। तो इस बार जो ए है वो बी बन जाएगा और जो बी है वो ए बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ए, उसकी पावर n-4, और ये हो गया हमारा बी और उसकी पावर में 4। और ये वैल्यू हमें गिवन है √6:1, यानी कि √6 अपॉन में। तो बस n निकाल लो पहले, तो आप यहाँ से हम n निकाल लेते हैं। अच्छा NC4 ये तो गए। अच्छा 3 की पावर, सॉरी एक काम कर देते हैं, पहले 2 की पावर 1/4 इस पूरे को बेस मान के, इसकी पावर में n-4 है और इसकी पावर में यहाँ पे 4 है। तो 2 की पावर 1/4 की पावर में कितना आ गया, n-4 - 4 इज n-8। 3 की पावर -1/4, उसकी पावर में हेयर n-4 है और इधर नीचे ले आओ पावर तो n-। अब दोनों में पावर ऊपर नीचे सेम आ गई है, ये 6 की पावर हाफ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं जी। देखो दोनों में पावर सेम है, तो ये जो दोनों बेसिस है, ये वाला और ये वाला, ये एक साथ हो जाएंगे बस। 2 की पावर 1/4 अपॉन में 3 की पावर -1/4 रेज टू दी पावर n-8 इज इक्वल टू 6 की पावर हाफ। दिस बिकम्स 2 की पावर 1/4 इंटू में 3 की पावर 1/4 रेज टू दी पावर n-8 इज इक्वल टू 6 की पावर में हाफ आ, ठीक है। सो नाउ व्हाट दिस इम्प्लाइज इज, ये हो गया हमारे पास 6 की पावर 1/4 और उसकी पावर में n-8 इज इक्वल टू 6 की पावर हाफ। तो कितना बन गया, 6 की पावर में n-8/4, 6 की पावर यहाँ लिख लेते हैं, 6 की पावर में n-8/4 इज इक्वल्स टू 6 की पावर में हाफ, विच मीन्स n-8/4 इज इक्वल्स टू हाफ। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये हो गया हमारे पास 210। तो n की वैल्यू अपने पास 10 आ, तो n इज इक्वल्स टू 10। अच्छा अभी इसमें n तो निकल गया, पावर तो आ गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग चाहिए। तो थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, चलो यहीं पे लगा लेते हैं यार। थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब T3 NC2, n यहाँ पे 10 हो गया, NC2 n यहाँ पे 10 हो गया ना हमारे पास, ठीक है। तो 10C2 आ गया, साथ में क्या आएगा बोलो अब, ए कौन है मेरे पास, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर सर 1/4 है और उसकी पावर में कितना आएगा सर 10 - 2 कितना होगा 8 होगा। साथ में 3 की पावर -1/4 और उसकी पावर में कितना आएगा सर ये 2 आएगा। जो टर्म का नंबर है उससे एक कम यहाँ पे आएगा, इसमें से इसे माइनस करो वो a की पावर में जाएगा और ये वाला जो नंबर है वो b की पावर में जाएगा, सीधा सा रूल, ठीक है। तो 10C2 सॉल्व करोगे 45, 10 × 9 2 स्टेप खोला अपॉन में 2, तो 45 बचा। 2 की पावर में कितना हो गया 2 हो गया, 3 की पावर ये -1/2, ये हो गया 45 इंटू में 4 180, 180 के अपॉन में कितना आ गया ये √3, which means 60√3 is the answer. So 60√3 D is the answer. ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, फिर से हमारे पास सेम x की पावर 10 मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर x की पावर हमें चाहिए जब भी, तो हम क्या करेंगे जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे सर। तो जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन से ही ये होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5 की पावर k into n
एल और के कोई भी नेचुरल नंबर है, जहाँ एल जो नंबर है वो को प्राइम टू 5 है, मीन्स उन दोनों के बीच का जो HCF है एल और 5 के बीच का वो दैट इज 1 है, को प्राइम का मतलब। तो के की वैल्यू हमें बताना, ठीक है। सबसे पहले जो एक काम मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि इसके कोफिशिएंट की बात करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट निकालते हैं। इसके r+1 एक्स्ट्रा में इनकी जनरल टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, 60CR रूट एक्स अपॉन में 5 की पावर 1/4 रेज टू दी पावर में ये 60 माइनस का r रूट 5 अपॉन में x की पावर 1/3 रेज टू दी पावर में r, ठीक। 60CR x की पावर्स को इकट्ठा करते हैं, रूट एक्स है तो हाफ पावर मल्टीप्लाई करो तो ये दिस बिकम 30 माइनस का r/2, यहाँ से r/3 जो कि माइनस में r/3 ऊपर हो गया, नीचे आ गया 5 की पावर में 1/4 और उसकी पावर में 60 माइनस का r इनटू में 5 की पावर हियर r/2, ठीक है। 5 की पावर्स को कलेक्ट कर लेंगे बाद में, उसका कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ है कि x की जो पावर है उसको मुझे किसके इक्वल रखना है, ये जो पावर है मुझे कितनी चाहिए सर, आपको 10 चाहिए, तो बस 10 के इक्वल रख लो यार। 30 माइनस में ये हो गया r/2 माइनस का ये r/3 इज इक्वल्स टू 10, तो दिस इज 20 इज इक्वल्स टू 5r/6, तो r की वैल्यू 24 हो गई, r की वैल्यू 20, ओके। r24 आने का मतलब हो गया हमारे पास कि सर हमें चाहिए था कोफिशिएंट, कोफिशिएंट निकालो r24 डाल के, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 दैट इज इक्वल्स 60C24, कोफिशिएंट वाले पार्ट को देखते हैं हम, 60C24 इनटू में ये जो टर्म है ये तो x की पावर 10 देगा, हमें कोफिशिएंट चाहिए तो ये आ गया 5 की पावर में हेयर r इज 24/2 इज 12, नीचे देखते हैं हम यहाँ पे 5 की पावर में 1/4 और उसकी पावर में हो गया 60 माइनस का 24 दैट इज 36, 36 डिवाइड बाय 4 9 पावर को ऊपर एडजस्ट करेंगे तो दिस बिकम 60C24 इंटू 5 की पावर में 3, 12 माइनस का 9, ठीक है। इसने क्या बोला था कि सर ये जो नंबर है ना, ये नंबर किस फॉर्मेट में है, 5 की पावर k इंटू एल। ध्यान देना, अब यहाँ पे बच्चों ने मिस्टेक की है, ठीक है। 5 की पावर में k इंटू एल है तो 5 की पावर 3 इंटू में ये आया। मैंने बोला अभी कि यहाँ पे बच्चों ने मिस्टेक की है, कैसे, उन्होंने इसको k ले लिया कि सर 5 की पावर k इंटू एल के पैटर्न में तो आ ही गया है, तो क्यों ना हम k की वैल्यू 3 आंसर कर दे। नहीं भाई, उसने क्या बोला आगे ये समझो कि जो एल और के हैं वो कैसे नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है। साथ में ये जो स्टेटमेंट है कि एल इज को प्राइम टू 5 मीन्स ये जो नंबर एल है 60C24, अगर आप इसको एल बोल रहे हैं और इसको आप के बोल रहे हैं 3, तो क्या आपको लग रहा है कि यार ये सही है? देखो ये वाला जो नंबर है क्या इस वाले नंबर के साथ को प्राइम है? को प्राइम का मतलब इन दोनों का HCF 1 है क्या? इन दोनों का HCF 1 है क्या? ये मुझे देखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ये जो K नंबर है और ये जो L नंबर है हमारा, ठीक है, ये दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मुझे 3 की जो पावर्स हैं, है ना, 3 और ये नंबर जो है यानी कि 3 और दिस नंबर, ये नंबर आपस में को प्राइम होंगे या नहीं होंगे? अरे एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 की पावर k इंटू एल वेयर एल एन के एल इज को प्राइम टू 5 देखना है यार, मैं 3 के साथ क्यों देख रहा हूँ? वेट, मुझे इसके साथ को प्राइम नहीं देखना है, वेट अ मिनट, मुझे ये देखना है कि ये वाला जो नंबर है L, ठीक है, वो 5 के साथ को प्राइम है नहीं ना, K और L तो यहाँ पे नंबर्स होंगे, हमें देखना है कि जो L है वो 5 के साथ को प्राइम है नहीं, मीन्स ये जो नंबर है इसमें
कहीं 5 का कोई मल्टीपल तो नहीं है सर ये? अगर मान लो कि ये 5 का मल्टीपल है तो सर ये कोप्राइम कैसे होगा? फिर तो 5 ही हमारे पास जो है HCF हो जाएगा। तो इट मीन्स मुझे इसमें ये पता लगाना पड़ेगा कि कहीं इसके अंदर कोई 5 की पावर्स हैं या नहीं, क्योंकि ये नंबर तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा ना कि 5 की पावर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हम ये देखना चाह रहे हैं अब कि 60C24 के अंदर 5 की पावर्स हैं या नहीं है। इस नंबर को जब मैं लिखूंगा तो इसमें 5 की पावर्स आएंगी या नहीं आएंगी। तो लेट मी चेक दिस कि ये हमारा नंबर बनता है 60 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल 36 फैक्टोरियल। अब एक बात ध्यान रखना कि किसी भी n फैक्टोरियल वाले नंबर में, इस नंबर में n फैक्टोरियल वाले नंबर में किसी प्राइम p नंबर, प्राइम क्या है हमें p, कोई प्राइम नंबर है p, उसकी पावर्स का पता लगाना है कि इसके अंदर इस प्राइम नंबर की पावर कितनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसको ऐसे समझो आप लोग, मान लो मेरे कहाँ एक नंबर है 5 फैक्टोरियल, इसके अंदर 2 की पावर्स, 2 एक प्राइम नंबर हो गया, ये हो गया हमारा नंबर p, और ये नंबर हो गया मेरा n, ये n फैक्टोरियल हो गया। इस n फैक्टोरियल के अंदर 2 की पावर्स कितनी है वो मुझे पता लगाना है। मीन्स 5 फैक्टोरियल की वैल्यू देखो होती है 120, 120 को आप बोल सकते हो 2 × 2, ये हो गया हमारे पास 30 बचा, तो 2 15 बचा, 3 और मीन्स 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 × 5 की पावर, मानते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 5 फैक्टोरियल के अंदर 2 जो प्राइम नंबर है उसकी पावर्स कितनी आ रही हैं सर? 3 पावर्स आ रही है। गॉट इट? सिमिलरली अब मुझे ये पता लगाना है कि ये जो 60 फैक्टोरियल है इसके अंदर 5 की कितनी पावर्स, 5 की पावर्स कितनी है, इस तरह से जब मैं लिखूंगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें याद रखना है एक शॉर्टकट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आप कैसे निकालेंगे। 5 फैक्टोरियल था सर, 2 की पावर चाहिए थे, तो 5 को 2 से डिवाइड करो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लीजिए और इसको ना इस पैटर्न में 5 को डिवाइड करते जाना है और 2 की पावर्स को बढ़ाते हुए जाना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 से स्टार्ट करनी है 2 की पावर, देन 2 की पावर 3, ऊपर 5 सेम रहेगा, 2 की पावर 3, इस तरह से चलते चलते तब तक जाना है जब तक ये डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो न्यूमिनेटर से बड़ा ना हो जाए। जैसे अब हो चुका है, ऊपर 5 नीचे 8, तो यहीं तक जाना है। अब हमें इनका लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। 5/2 2.5, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2। 5/4 1 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और 5/8 0 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। और इसके बाद इसलिए नहीं जाना क्योंकि सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आ गया 3। मीन्स 5 फैक्टोरियल के अंदर 2 की पावर्स 3। सिमिलरली 60 फैक्टोरियल के अंदर 5 की पावर्स कितनी होंगी? 60/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 60/5 की पावर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 60/5 की पावर 3 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि अब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो यहीं पे स्टॉप। तो ये हो गया मेरे पास 12 पूरा पूरा। ये 60/25 2 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब 2 आ गया यहाँ पे, और ये 0, तो ये 14। सिमिलरली 36 फैक्टोरियल में चाहिए मुझे 5 की पावर्स, और 24 फैक्टोरियल में भी चाहिए मुझे 5 की पावर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 36 फैक्टोरियल में 36/5, देन 36/5 की पावर 2, 36/5 की पावर 3, यहाँ पे आ गया मेरे पास 7, क्योंकि ये 7 पॉइंट समथिंग बन रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, ये 1 पॉइंट समथिंग तो 1, ये 0, तो ये हो गया मेरे पास 8। 24 फैक्टोरियल के अंदर देखो 24/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 24/5 की पावर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे आ गया 4 पॉइंट समथिंग तो 4, और ये हो गया 0, दैट इज 4 ऑनली, दैट इज 4 ऑनली। सो हेयर अब आ जाओ आप कि भैया मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था 60C24 के अंदर 5 की पावर्स कितनी होंगी। तो देखो इसके अंदर 5 की पावर्स कितनी मिल रही हैं, इसके अंदर मिल रही है सर 5 की पावर 40, और साथ में कोई नंबर होगा से उसको नाम दे दो आप M1 नाम देते। अच्छा ठीक है, भाई पीछे अगर मैं आके देखूँ
कि सर यहाँ पे जो 60 फैक्टोरियल था उसमें जो 5 की पावर्स है वो कितनी बनेंगी 14। जैसे 5 फैक्टोरियल में 2 की पावर्स कितनी बनी थी 3, तो 2 की पावर 3 बनने के बाद ये थोड़ी ना मतलब है कि 2 की पावर 3 ही नंबर है, वो नहीं, उसके साथ कोई और नंबर भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना सर, जिसके अंदर वो जो दूसरा नंबर आ रहा होगा वो फिर 2 के साथ, इस 2 के साथ क्या होगा को प्राइम, उसके अंदर 2 की कोई भी पावर्स नहीं होंगी, है ना, क्योंकि 2 की पावर अगर इसके अंदर होती तो वो यहाँ पे आया, 2 की पावर 3 नहीं होता, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ऐसा बन जाए। बात समझे आप? सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 60 फैक्टोरियल की वैल्यू में जो 5 की जो पावर्स है वो 14 आएंगी, और उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैंने M1 नाम दे दिया, जिसके अंदर 5 की कोई पावर्स नहीं होंगी उस M1 वाले पार्ट के। गॉट द पॉइंट? तो सर इसमें 5 की पावर 14 M1 आ गया, इसमें 5 की पावर कितनी आई थी 24 फैक्टोरियल में कितनी आई थी भाई 24 फैक्टोरियल में आई थी हमारे पास 4 पावर्स, और 36 फैक्टोरियल में आई थी 8 पावर्स, ठीक है। सो नाउ इसके अंदर आ गई हमारे पास 4 पावर्स, M2 नाम दे देते हैं साथ में, इसमें 5 की पावर 8 और इसको मैंने नाम दे दिया M6। तो 5 की टोटल पावर्स कितनी होगी हमारे पास सर 14 तो ऊपर आई है, नीचे 12 पावर्स आई हैं, तो इसका मतलब 5 की पावर देखा जाए तो 14 में से 12 माइनस हो जाएंगी तो 5 की पावर 2 आए। तो इस 60C24 के अंदर हमारे पास आएंगे 5 की पावर्स 2, तो ये बन जाएगा टोटल 5 की पावर 5, और साथ में जो नंबर बचेगा ये जो M1 अपॉन M2 इंटू M3 बचेगा वो नंबर 5 के साथ को प्राइम होगा, तो उस नंबर को मैंने क्या नाम दे दिया L नाम दे, उस नंबर को मैंने क्या नाम दे दिया है L नाम दे दिया है। और 60 फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर ऊपर होगा वो नीचे वाले दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बड़ा होगा, बिकॉज ऑफ जो 60C24 है वो क्या है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है, और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होता है। तो ये जब नेचुरल नंबर है तो 5 की पावर जो मैं दे रहा था 2, तो साथ में जो नंबर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो मैं देखने में शायद ये लग रहा होगा कि सर ये तो फ्रैक्शंस में आ जाएगा, नहीं, कोई भी NCR वाली वैल्यू कभी फ्रैक्शंस में नहीं आएगी। तो हमारे पास आ गया 5 की पावर 5 इंटू में N, सो नाउ यू कैन कंपेयर इट विथ 5 की पावर K इंटू N। सो देयरफॉर K की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। दिस इज योर क्वेश्चन जो कि हमसे 2022 में पूछा गया था जेईई मेन के अंदर, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे बच्चे इस स्टेप पे आके बच्चों ने काफ़ी मिस्टेक की होंगी कि भैया K की वैल्यू उन्होंने 3 छाप, है ना, और जिन बच्चों ने ये पर्टिकुलर टॉपिक किया हुआ है कि भैया N फैक्टोरियल के अंदर प्राइम P की पावर्स कितनी होती हैं, जो कि मैंने अभी तुम्हें एक शॉर्टकट के थ्रू भी बताया है ना, जो कि यहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए। तो बस इसी को हमने यूज़ करते हुए वहाँ पे 5 की पावर्स को सही तरीके से निकालनी है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 101, x की पावर 101 के अंदर हमें x की पावर 101 का कोफिशिएंट चाहिए इस एक्सपेंशन के अंदर, ठीक है। इस एक्सपेंशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे पावर 500 है, यहाँ से बेस पावर 499 498, और यहाँ पे कोई टर्म नहीं है x 5 प्लस x वाली, तो 5 प्लस x की पावर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि दिस इज 5 प्लस x रेज टू दी पावर कितना आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। ओके यहाँ ये x है, ये x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर इंक्रीज हो रही है बाहर, और पहले वाले में x की पावर को मैं बोल सकता हूँ कि सर x की पावर 0 है, मानते हैं बात। तो सोचो कि क्या बन रहा है यार, ये जो सीरीज बन रही है, क्या इस सीरीज को मैं ऐसे देख पा रहा हूँ कि ये x की पावर 0, इसकी पावर में 500, x की पावर 1, 5 प्लस में x की पावर 499, x स्क्वायर 5 प्लस में x की पावर 498, अप टू कहाँ तक, x की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 500 तक, और साथ में 5 प्लस में x की पावर कितना दिया हुआ है 0 दिया, कोई पावर नहीं है मतलब 0। तो क्या ये सम, इस सम को, ये जो इन सभी टर्म्स का जो सम आ रहा है, इन सभी टर्म्स को मैं जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे देख पाने को मिल रहा है कि भैया x की पावर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसकी जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मीन्स दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या आएगा
सर x ऊपर आएगा, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, तो x ऊपर आएगा और ये वाली जो पावर है वो कम हो जाएगी, मतलब एक नीचे आएगी। सिमिलरली दिस अपॉन दिस करेंगे तो x मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स दिस अपॉन दिस करेंगे तो x आएगा और साथ में इसकी पावर नीचे 1 आएगी। मीन्स ये हुआ कि यार ये तो एक जीपी हो गई है, साफ दिख गया कि ये जीपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म a जो है वो कितना है 5 प्लस में x की पावर में 500 है, और जो r है हमारा वो कितना बन रहा है, वो बन रहे हैं x अपॉन में 5 प्लस x। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स देखो ध्यान से कि 0 पावर से स्टार्ट हो रहा है सर, x की पावर 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है 500 पावर तक जा रहा है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 500। तो सम ऑफ फाइनाइट टर्म, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी लगा दो फॉर्मूला, तो देयरफॉर दिस सम बिकम्स a इंटू में a इंटू में 1 माइनस में r रेज टू दी पावर में n अपॉन में ये 1 माइनस का ये, ठीक है ओके। सो ओपन करो इसको, 5 प्लस में x की पावर में ये 500 इंटू में ये, यहाँ पे आ गया 5 प्लस में x की पावर 501 माइनस x की पावर 501 अपॉन में 5 प्लस में x की पावर में ये 500 होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस x में से x चला गया आपका, तो 5 अपॉन में 5 प्लस x, तो 5 प्लस में x की पावर 501 एक पावर बची, और वो सिंगल पावर भी इस वाली टर्म से कैंसिल हो गई है। तो अभी मेरे पास जो बचा हुआ है दैट इज नथिंग बट द ओनली थिंग इज 1/5 इंटू 5 प्लस में x 5 प्लस में ये x रेज टू दी पावर में 501 माइनस x की पावर में 500, ये बचा ओके। हमें क्या चाहिए था फाइनली, x की पावर 101 का कोफिशिएंट, तो किसी एक पर्टिकुलर पावर ऑफ x का जब भी कोफिशिएंट चाहिए तो हमें जनरल टर्म पे जाना है। बट एक बात सोचो कि यार इस वाली टर्म के अंदर तो x की पावर 101 तो होगा नहीं सर, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ही हमें 101 पावर वाला कोफिशिएंट को मिलने वाला है। तो मीन्स मैं अब ये कह सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 101 इन द गिवन सम will be equals to coefficient of x की पावर 101 in ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसके अंदर जो भी x की पावर 101 का कोफिशिएंट होगा मल्टीप्लाई बाय 1/5, वही हमारा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट होगा, मानते हो बात, इन 1/5 इंटू में 5 प्लस में x की पावर में 50, ये होगा भाई। इसके अंदर जो भी कोफिशिएंट आएगा वो 1/5 से ही तो मल्टीप्लाई होगा ना बाहर, तो बस अब इसके अंदर वाली नाम में निकाल देते हैं। तो इसका TR+1 क्या बनेगा, इसका TR+1 बनेगा सर NCR 5 की पावर में दिस माइनस दिस इज 501 माइनस में R और x की पावर में ये तो बनेगा। अब x की पावर को कलेक्ट करो तो x की पावर में फिर सिर्फ x की पावर R ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या हो गई, पावर 101 चाहिए थी तो R की वैल्यू क्या हो गई 101, तो R की वैल्यू आ गई मेरे पास 101। तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा मेरे पास, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट, तो देयरफॉर कोफिशिएंट आ गया मेरे पास इज इक्वल्स टू 1/5 तो आउटसाइड रहेगा सर, 501 C 101 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 501 माइनस में 101 400, और 5 की पावर 400 डिवाइड बाय 5 पहले से बाहर है, तो 5 की पावर कितनी बची अपने पास 399। तो हमारा आंसर आ गया 5 की पावर 399 ओके 501 C101, डी इज द राइट आंसर। तो डी हमारे पास ये आ गया है 501। ओह एक मिनट मैंने क्या कर दिया, ये 501 चाहिए था ना अपन को, तो ये वाला नहीं है भाई, ये वाला ऑप्शन नहीं है हमारा। 501 C101 5 की पावर 399 ए इज दी क्या भाई। ऑप्शन मार्क करते समय बहुत ध्यान से मार्क करना है। यहाँ पे हमने 5 की पावर 399 देखते हुए
मैंने इसको टिक कर दिया था, ये 500 है जबकि हमें चाहिए था 501, तो 501 C1, तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि करेक्ट है। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, ठीक है, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो जब भी हमसे नंबर ऑफ रैशनल या नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स पूछता है वो किसी भी इस तरह के एक्सपेंशन में, तो आपको एक बात प्रोवाइड जरूर करानी है कि जो आपके बेसिस हैं, जैसे यहाँ पे 5 है और ये 4 है, तो ये जो बेस वाले नंबर्स है वो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कैसे नंबर्स होने चाहिए, ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 4 को, 5 तो ऑलरेडी प्राइम है, 4 को आप लिख लो 2 की पावर 2, और उसकी पावर में 1/4 है, तो इसका मतलब 2 की पावर में इस तरह से नंबर आ गए। 5 की पावर में 1/6 और होल रेज़्ड टू दी पावर 1, ठीक। नाउ 2 की पावर में ये आ गया हाफ, 5 की पावर में 1/6, रेज़्ड टू दी पावर में ये 1। अब इसकी जनरल टर्म निकाल लो, क्योंकि देखो किसी भी पर्टिकुलर टाइप की टर्म्स निकालनी है ना, आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइप की टर्म्स निकालनी है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टर्म पे फोकस करना, क्योंकि जनरल टर्म क्या बताता है, वो सारी टर्म्स को बता रहा है। तो उसमें से ही कोई भी पर्टिकुलर टाइप की टर्म चाहिए तो बस उसी से बात करेंगे, उसी के साथ लेना देना करने के लिए प्रश्न, ठीक है ना। तो नाउ हमारे पास आएगा जनरल टर्म दैट इज टी आर प्लस। तो टी आर प्लस वन क्या आएगा बोलो, 120 CR 2 की पावर हाफ और उसकी पावर में 120 माइनस का R इंटू 5 की पावर 1/6 की पावर में ये R, 120 CR 2 की पावर 60 माइनस का ये R/2 इंटू 5 की पावर में R/6, ठीक है जी। अब सोचो जरा यहाँ पे कि मुझे जनरल टर्म ये मिल रही है जिसमें हमें पता है R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू सर मैक्सिमम n तक जाती है, n की 120 तक जाएगी, और स्टार्टिंग विद कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट। R को मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दूंगा, तो यहाँ पे हमें 2 की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स मिलेंगे और साथ में 5 की पावर्स। रैशनल टर्म कब मिलेगी आपको, रैशनल टर्म तब मिलेगी आपको जब 2 की पावर में जो नंबर आएगा वो एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में होगा। देखो अगर ये मान लो फ्रैक्शंस में आके, मान लो आपने R की वैल्यू 1 डाली 1/2, 60 माइनस में 1/2, ठीक है, 119/2 मतलब 59.5, 2 की पावर में ऐसा कोई नंबर होगा तो ऑब्वियसली आपको कैसी टर्म मिलेगी, इर्रेशनल टर्म मिलेगी ना। 2 की पावर में हाफ आ गया ना, 59.5, तो 59 पावर तो एक नेचुरल नंबर बना देगी, बट साथ में जो हाफ पावर होगी वो क्या बनाएगी, इर्रेशनल नंबर। और साथ में जो नंबर 5 है उसकी भी पावर में अगर कोई भी फ्रैक्शंस में आ गया तो भी वो क्या करेगा, वो भी रैशनल टर्म बनाएगा सर, √5 बनाएगा, ऐसा कुछ बनाएगा, 5 के 1/3 बनाएगा, 1/4 बनाएगा, है ना। तो इस तरह का कोई भी नंबर अगर यहाँ पे फ्रैक्शंस में आ गया पावर में, तो आपको टर्म कैसी मिलेगी, इर्रेशनल। इसका मतलब क्या कि रैशनल टर्म लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो पावर्स हैं इनको क्या बनाना पड़ेगा, इन दोनों ही पावर्स को आपको रैशनल बनाना पड़ेगा, मतलब फ्रैक्शन फ्री बनाना पड़ेगा, रैशनल नहीं बोलेंगे, नेचुरल नंबर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको, ये नेचुरल नंबर बनाना पड़ेगा। और नेचुरल नंबर बनाने का मतलब है कि R जो है वो क्या होना चाहिए, फिर सर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। R क्या होना चाहिए, साथ में 6 का मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा, R जो है 2 का मल्टीपल, R जो है 6 का मल्टीपल, तो दोनों में कॉमन बात क्या हो गई, सर R 6 का मल्टीपल होगा तो 2 का मल्टीपल तो अपने आप ही होगा, है ना। सो देयरफॉर 4 रैशनल टर्म्स, रैशनल टर्म्स के लिए R/2 and R/6 मस्ट बी क्या होने चाहिए भाई, फ्रैक्शंस में नहीं होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, या फिर आप होल नंबर भी तो यूज कर सकते हैं सर कि 0 भी चलेगा ना, R/2 अगर 0 भी हो गया तो भी चलेगा, दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ होल नंबर। इसका मतलब R जो है वो क्या होना चाहिए, R मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6,
आर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 का मल्टीपल कौन कौन है अब बताओ। 6 का मल्टीपल हो गया 0, है ना, देन फिर 6, 12 अप टू कहाँ तक जाना मैक्सिमम। सर आर की मैक्सिमम वैल्यू 120 है तो 120 तक। अभी कितनी टर्म्स हो गई हैं, ये हो गया देखो 6 इंटू 1, ये हो गया यहाँ पे 6 इंटू 2, ये हो गया यहाँ पे 6 इंटू 20। इसका मतलब 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग तो ये बन रही है, और साथ में ये हो गया हमारा 6 इंटू 0। समझे बात। तो यहाँ पे कितने कितने आर की वैल्यूज आ गई हैं, आर की वैल्यूज आ गई यहाँ पे 21। मतलब आर की नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, आर की क्या है ये, नंबर ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब आर जब 21 वैल्यूज लेगा, कौन कौन सी, 0, 6 और 6 के मल्टीपल स्टिल 120, तो ये जो नंबर है पावर वाला वो क्या आएगा आपका होल नंबर। इसमें से जब माइनस होगा 60 में से तो ऑब्वियसली ये होल नंबर ही देगा, मतलब ये भी एक होल नंबर रहेगा, ये भी एक होल नंबर, मतलब 2 की पावर और 5 की पावर होल नंबर होंगे। होल नंबर होंगे तो ये वाला जो नंबर होगा वो कैसा होगा भाई, इंटीजर होगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, और साथ में ये तो एक नेचुरल नंबर होता है ये तो फाइनल। ये जो टर्म होगी वो कैसी होगी, रैशनल टर्म होगी। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे इंटीग्रल टर्म भी लिखी आ जाए, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, तब भी बिल्कुल सेम डिट्टो ही होगा। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया है, नंबर ऑफ इंटीग्रल या रैशनल टर्म्स इज 21। तो यहाँ पे 21 इज द फाइनल आंसर। तो करते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारे, लेट द कोफिशिएंट्स ऑफ द मिडल टर्म्स। ओके, अब यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ द मिडल टर्म, ठीक है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस वेयर बीटा इज पॉजिटिव, ओके, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। इन तीनों एक्सपेंशंस के जो मिडल टर्म्स हैं दे आर फॉर्मिंग एन एपी। D is the common difference of this AP, then हमें इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है कि मिडल टर्म क्या होगी सर। तो हम देखते हैं कि यार A प्लस बी की पावर में अगर n है, अब मिडल टर्म के लिए सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे जो पावर n है तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स आती है n+1। अब n+1 टर्म्स है इसके पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, n+1, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स n+1। अब ये पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा है वो मीडियन वाला जो कॉन्सेप्ट था, मीडियन के लिए हम निकालते थे, नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन होते थे और उसमें हम मिडिल टर्म निकालते थे मीडियन के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे है कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो हमें यहाँ पे मिडिल टर्म चाहिए। अब मिडिल टर्म के लिए हम बोलेंगे पावर के ऊपर कंडीशन होगी कि अगर पावर में n जो है वो इवन नंबर है, कैसा नंबर है, n इवन नंबर है, पावर में अगर इवन नंबर होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+1 यानी कि ऑड। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 टर्म्स, पावर में जैसे मान लो 4 होता तो टर्म्स हमारे पास 5 होती, मानते हो ये बात। सर 5 टर्म्स होती तो पहली 2 टर्म्स और बाद वाली दो टर्म्स साइड कर दो, तो बीच में कौन सी आ गई, थर्ड टर्म आ गई, ठीक है। तो थर्ड टर्म कैसे पता चला कि ये जो n था, n की जो पावर में 4 था, ठीक है ना, उसका पहले हाफ कर लो, यानी कि n का हाफ करो तो 2 आया, और साथ में 1 ऐड कर दो, साथ में 1 ऐड कर दो, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी n/2 + 1th टर्म, है ना। अगर n नंबर छोटा है तो आप देख सकते हो कि पावर 4 के लिए आपके पास 5 टर्म्स आएंगे, तो मिडल टर्म इज द थर्ड वन। 2 टर्म्स आगे 2 टर्म्स पीछे, बिल्कुल मिडल में आ गई थर्ड टर्म। सिमिलरली अगर n आपका ऑड है, पावर में अगर ऑड नंबर होगा तो टर्म्स बनेंगी इवन नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जांपल टर्म्स होती से 6, तो मिडल टर्म्स यहाँ पे 2 होती हैं, कौन कौन सी, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। दैट मीन्स n हमारा कैसा नंबर था, n हमारा 5 होगा, यहाँ पे ऑड नंबर है ना, n हमारा 5 होगा। n अगर 5 होगा तो टर्म्स आएंगी 6, तो 6 का पहले हाफ कर दो, यानी कि टर्म्स हो गई n+1/2, n+1 हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 6, उसका सीधा हाफ कर दो तो थर्ड टर्म पे आप पहुंच जाएंगे। इसका मतलब h टर्म, थर्ड टर्म, अगर पावर 5 है तो ये थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड
उसके नेक्स्ट वाली टर्म कैसे लिखोगे, एन मिडल टर्म्स में 2 टर्म्स आएंगी, दिस प्लस में 1 एथ टर्म। मिडल टर्म निकालने के लिए हम पावर्स को इस तरह से यूज करेंगे कि पावर इवन है ऑड है, उसके हिसाब से हमें एक टर्म मिडल टर्म मिलेगी या फिर 2 टर्म्स मिडल टर्म मिलेंगी। और अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि सारी की सारी पावर्स इवन नंबर से, इवन नंबर से मतलब सभी में सिंगल सिंगल मिडल टर्म आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहले वाला पार्ट हमें बता रहा है कि सभी में सिंगल सिंगल मिडल टर्म्स आएंगे। तो पहले में मिडल टर्म क्या आएगी, पावर 4 है, ठीक है, फॉर द एक्सप्रेशन नंबर 1, तो इसमें मिडल टर्म है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 1 में मिडल टर्म क्या आएगी, पावर 4 है, तो मिडल टर्म विल बी द थर्ड टर्म, पावर 4 टर्म्स 5 तो मतलब 2 टर्म्स इधर 2 टर्म्स इधर कर दो, मिडल टर्म इज द थर्ड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म विल बी इक्वल्स टू 4c2 1/√6 की पावर में 4 - 2 is 2 एंड बीटा एक्स की होल पावर में 2। मानते हो बात? ठीक। एक्सप्रेशन नंबर 2 मिडल टर्म क्या बनेगी, पावर 2 है सर, 3 टर्म्स तो टोटल ही है यार, सही है, तो मिडल टर्म हो गया सेकेंड टर्म, 3 टर्म्स टोटल हैं, ऐसे देखो 3 टर्म्स टोटल हैं तो मिडल टर्म विल बी द सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे मैं सीधा T2 लिख लेता हूँ सेकेंड टर्म के लिए, एक्सप्रेशन 2 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो सेकेंड टर्म क्या बनेगी, 2c1 1 की पावर में दिस माइनस दिस, माइनस में बीटा 3 बीटा एक्स है, 3 बीटा एक्स की पावर में 1। ओके, एक्सप्रेशन नंबर 3 उसकी मिडल टर्म देखते हैं, उसकी मिडल टर्म ये क्या, उसकी मिडल टर्म क्या बनेगी, यहाँ पे पावर में 6 है, तो टोटल टर्म्स हो गई आपके पास 7। मिडल एन इवन है, फॉर्मूला लगा लो, एन इवन है, पावर में 6 है, 6/2 इज 3 + 1, फोर्थ टर्म हो गई, फोर्थ टर्म 6c3 पहला नंबर 1 की पावर दिस माइनस दिस इज 3 माइनस में β/2 इंटू एक्स की पावर में अगेन 3। ठीक है जी, अब हमें चाहिए थे इनके कोफिशिएंट्स, सो देयरफॉर कोफिशिएंट्स क्या क्या बने, 4c2 इंटू में ये 1/√2 1/√6 के स्क्वायर 1/6 इंटू में ये बीटा स्क्वायर। ठीक है, 4c2 6 हो गया, 1/6 हो गया ये, और बीटा स्क्वायर आ गया साथ। अब यहाँ पे सेकंड में 2c1 इज 2, 1 की पावर समथिंग इज 1, माइनस में 3 बीटा, 2 इंटू -3 बीटा, कॉमा, अब इसमें कोफिशिएंट 6c3 इंटू में ये 1 हो गया, माइनस में बीटा क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब इज 8। तो दीज आर द 3 टर्म्स जो कि कोफिशिएंट्स है, 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। ये अब 3 नंबर्स एपी बना रहे हैं, बिल्कुल सर। अब एपी बना रहे हैं तो क्या होता है, जब भी 3 नंबर्स एपी बनाते हैं तो मिडल टर्म का ट्वाइस, मिडल टर्म का सर ट्वाइस ले लो, है ना। मिडल टर्म का ट्वाइस क्या बनेगा, इसका ट्वाइस -6 बीटा का ट्वाइस कर दो, इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा, 4c2 6 होते हैं, 6 से 6 कैंसिल ही हो गया, बीटा स्क्वायर बचा यहाँ पे, प्लस इसका सम देखो, अब ये है 20, 6c3 20 होता है, 20 अपॉन में 8, तो कितना बचा हमारे पास, 4 से कैंसिल हो गया, 4 5 जा 4 2 जा, तो 5/2 इंटू में माइनस का बीटा क्यूब। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बीटा 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 कैंसिल हो सकता है, प्रोवाइडेड बीटा 0 ना हो, और वो उन्होंने पहले से ही बोला हुआ है कि बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हमने यहाँ पे बीटा 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 कैंसिल कर दिया, 2 एलसीएम ले लिया साथ के साथ, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आ गई, 24 हो गया, 2 एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया 2 बीटा, और ये बन गया माइनस का 5 बीटा, जो कि हम इस इक्वेशन को अब सिंप्लीफाई करना है बस मेनली, तो 5 बीटा स्क्वायर माइनस का ये 2 बीटा माइनस में 24 इक्वल्स टू 6। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। निकालना क्या है यहाँ पे, 50 माइनस में 2d अपॉन में बीटा स्क्वायर, बीटा निकल जाएगा तो डी निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सोचो पहले, दिस माइनस का दिस, जो कि इसमें ये कैंसिल हो गया, बीटा स्क्वायर है ये टर्म, और ये माइनस का 6 बीटा, तो बीटा हमें चाहिए मेनली, जो कि मुझे यहाँ से मिलने वाला है। तो अब जल्दी से इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर जाते हैं हम लोग। चलिए, तो ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं।
25 सॉरी 24 5 जा 120 हो गया, 120 के फैक्टर्स कर दो आप, माइनस का 12 बीटा प्लस का 10 बीटा -24। चले तो बस अब तो ये हो गया भाई, बीटा कॉमन लो, 5 बीटा -12 प्लस में ये 2 कॉमन, 5 बीटा माइनस का 12। बीटा की वैल्यूज आ गई मेरे पास 12/5 एंड माइनस का 2। अब क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला हुआ था कि बीटा इज कैसा दिया हुआ था, देखें जरा, बीटा इज ग्रेटर देन 0, तो बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास -2, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मानते हैं बात कि सर वो तो गिवन है बीटा पॉजिटिव। सो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 12/5। अब बीटा मुझे 12/5 मिल गया, तो मुझे चाहिए अब डी निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। तो सेकंड टर्म क्या है मेरे पास, माइनस का 6 बीटा, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, ये कैंसिल हो गए थे, बीटा स्क्वायर उठा लो जी, -6 बीटा माइनस का बीटा स्क्वायर, -6 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12/5, बीटा स्क्वायर हो गया 144/25। ओके, सो हेयर इज 25, एलसीएम आ गया 5 से मल्टीप्लाई 72, 360 माइनस का 144, ठीक है, ये आ गया माइनस का 504/25। देयरफॉर हमें चाहिए था 50 माइनस में, देखिए जरा, 50 माइनस 2d अपॉन में बीटा स्क्वायर, 2d अपॉन में बीटा स्क्वायर, 50 माइनस 2 इंटू में ये d अपॉन में इसका बीटा स्क्वायर इज 144/25, बीटा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू 12/5 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो सर अब यहाँ पे देखो 25 से तो 25 जा ही रहा है, ये हो गया 2 से 72 बचा, ये 72 से ये 7 पे चला गया, देन दिस इज 50 प्लस का ये 7 इज 57, तो 57 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसमें आपने देखा कि यार देखो आपकी मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है बायनोमियल का, देन साथ के साथ एपी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, साथ में जो कंडीशन थी कि बीटा पॉजिटिव है उस चीज़ को भी हमने भली भांति पूरी तरह से यूज़ किया, ठीक है। नाउ डर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, किसी बायनोमियल एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये है कि वो टर्म चाहिए जिसमें एक्स की पावर क्या आए, 0 आए। एक्स की पावर 0 इज द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब वो कांस्टेंट टर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा 2 प्लस में 3x की पावर अगर आप 2 ओपन करते हो, ठीक है, तो सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलता हूँ मैं डायरेक्टली, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। There is a term which is independent of x like this. This is a constant term. इसमें x की पावर में अगर मैं बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सर इसमें x की पावर 0 है, ठीक है ना। तो सिमिलर वे में अब मुझे इस गंदे से एक्सप्रेशन के साथ पावर 10 दी हुई है और मुझे बताना है कि इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगी। तो चलिए आइए, बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को ना पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अच्छा, ये जो टर्म देख रहे हैं आप, x की पावर 2/3, x की पावर 1/3 और साथ में ये 1, किसी फॉर्मूले की तरफ ले जा रहे हैं कि आपको ये ध्यान दो कि सर ये कुछ ऐसा बन रहा है, x की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस में x की पावर 1/3 और प्लस का ये 1, मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिखो और इसको लिखो 1 इंटू दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी। कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी। सर ये तो ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर है, उसमें एक टर्म आती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर के अंदर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए। तो बस ऊपर वाली टर्म को सोचो ना, ये जो x+1 है
x प्लस 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। सो इसके फैक्टर्स करेंगे तो a प्लस बी आएगा सर, साथ में आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी। इसका मतलब x प्लस 1 के अपॉन में जब ये वाली टर्म होगी, x प्लस 1 के अपॉन में जब ये वाली टर्म होगी तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। मतलब इसको सॉल्व करें तो क्या बचा सर, ये बचा दिस अपॉन में दिस। बात समझे क्या? ठीक है जी। तो ये वाली टर्म तो सिंप्लीफाई हो गई। अब आते हैं दूसरी वाली टर्म पे, x माइनस में 1 अपॉन में, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया मैंने, x की पावर हाफ इनके अंडर रूट x, तो बचा x की पावर में हाफ माइनस का ये 1। इसको ट्रीट कर लो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की तरह, ठीक है। तो a माइनस बी ए प्लस बी, सो मेरे पास आ गया a प्लस बी वाला फैक्टर ऊपर रह गया, जो a माइनस बी वाला फैक्टर था वो कैंसिल कर दिया मैंने नीचे से, और नीचे रह गया x की पावर हाफ, जिसको मैं सेपरेट करूँ तो बनेगा 1 प्लस में x की पावर -1। बात समझेगा? ठीक है। तो सर ये वाली जो टर्म थी, ये वाली टर्म, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट। तो जो मेरा एक्सप्रेशन था वो बचा ब्रैकेट के अंदर x की पावर में 1/3 प्लस 1 माइनस, दूसरे वाले पार्ट बचा 1 प्लस x की पावर में -1/2 पूरे की पावर में 10। ये एक्सप्रेशन बचा मेरे पास फाइनल, ये मेरा एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अब चल, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया जी। अब ये बाइनोमियल जैसा दिख रहा है, x की पावर 1/3 माइनस में x की पावर -1/2 रेज टू दी पावर 10। सर अब ये दिख रहा है बाइनोमियल जैसा, थोड़ा सा अच्छा सा, थोड़ा सा सुंदर सा। तो बस अब इसमें क्या करना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालने के लिए कि सर जनरल टर्म निकालनी है, तो जनरल टर्म क्या बनेगी, तो टी आर प्लस 1 निकाल, 10 CR x की पावर में 1/3 रेज टू दी पावर में 10 माइनस आर, और x की पावर में हम जो -1/2 है उसकी पावर में r, विच मीन्स 10 CR x की पावर 10 माइनस में r, 10/3 माइनस r/3 और माइनस का r/2। सर पावर को क्या रखना है, 0 रखना है यार ना, पावर को हम 0 कर देते हैं। तो ये वाली पावर उठाओ और इसको 0 पुट कर, ये कितना हो गया, 10/3 माइनस इज इक्वल टू भेज दो चलो 5r/6, तो ये हो गया मेरे पास 224, यानी कि r की वैल्यू 4 r4 आ गया सर, r4 आ गया तो कोफिशिएंट कौन बचा, ये बचा, और ये x की पावर 0 बन जाएगा। जैसे मैं r4 डालूंगा तो मेरे पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगा 10C4 विच इज एक्चुअली T5। r की वैल्यू 4 डालेंगे तो कौन सी टर्म है वो, T5 है, 5th टर्म है, और उसकी वैल्यू आएगी 10C4, और ये बनेगा x की पावर 0 जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। और 10C4 कितना होता है ओपन करके, 210। ये था हमारा 25 जुलाई 2021 मॉर्निंग के सेशन में पूछा गया क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, रिमाइंडर निकालना है हमें, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 5 से इस वैल्यू को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है आपने, जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है ना उस नंबर के मल्टीपल सोचो इसकी पावर्स में, कहीं इसकी पावर मतलब जैसे 7 की पावर में 5 के मल्टीपल को सोचो कि 5 का कौन सा मल्टीपल है ऐसा जो 7 की पावर में आ रहा है, उसके क्लोजेस्ट नंबर। मीन्स देखो 7 की पावर 1 होता है 7, और 5 के मल्टीपल्स में 5 जो कि 7 के क्लोज है, बट उनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। मुझे एक्चुअल में ऐसा नंबर ढूंढना है जहाँ पे डिफरेंस 1 आए, या तो +1 करके आए या -1 करके आए, ऐसा 7 की पावर 2 49। सर 5 के मल्टीपल्स में 50 आता है, 5 10 जा 50 आता है, जिसका 49 के साथ डिफरेंस 1 है। तो बस ऐसा ही चाहिए अपन को बस, ठीक है ना। सिमिलरली अब 3 की पावर में चाहिए, 3 की पावर सर 1 तो फिर डिफरेंस 2 आएगा, 3 की पावर 2 9 डिफरेंस 1 आ गया सर 5 के मल्टीपल के साथ, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल के साथ डिफरेंस 1 मिल गया ना अगर आपको, तो मतलब मजा ही आ गया, क्वेश्चन बहुत से। हाँ समटाइम्स ऐसा नहीं मिलेगा आपको,
1 डिफरेंस नहीं मिलेगा तो वहाँ के लिए भी हम बताएंगे, करेंगे उसके लिए भी। पहले इसको आता है कि यार 7 की पावर में 2 और उसकी पावर क्या बची है 1011। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? सोचो भाई, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये आ गया। देन 3 की पावर में ये 2, उसकी पावर में भी यही सेम नंबर। ठीक, इसको मैंने लिख लिया 49 को 50 माइनस में 1 रेज टू दी पावर में 1011 प्लस 9 को लिखा मैंने 10 माइनस 1 की पावर में 1011। बढ़िया। अब हमें एक याद रखना है छोटू सा प्यारा शब्द। क्या? देखो भाई, x माइनस में 1 रेज टू दी पावर में n है। यहाँ पे ध्यान दो, ये x माइनस का 1 रेज टू दी पावर में n। ठीक, को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाय x, डिवाइडेड बाय x से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर ये जो मैं लिख रहा हूँ दिस इज फॉर रिमाइंडर, है ना, ये जो बात लिख रहा हूँ रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा सर माइनस का 1 इफ n इज ऑड, और आएगा साथ में 1 इफ n इज इवन। मीन्स पावर में अगर ऑड नंबर है तो रिमाइंडर -1 होगा, पावर में अगर इवन नंबर है तो रिमाइंडर 1 होगा। बट सर -1 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता ना, रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सही बात है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंने -1 क्यों लिखा है समझो इस बात। जब भी हम रिमाइंडर -1 बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे कि यार देखो एक काम करो, 9 को डिवाइड करो 5 से, 9 को 5 से डिवाइड करते हैं। चलो तो 5 1 जा 5 तो रिमाइंडर आ गया हमारा। बट अगर मैं 9 को कुछ ऐसे डिवाइड करूँ 5 से कि 5 2 जा 10 तो बचा कितना? -1 बचा। तो सर रिमाइंडर तो -1 हो गया यहाँ पे। -1 रिमाइंडर का मतलब ये है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इनके जो डिवाइजर है उसको मैं एक कदम आगे ले गया क्वोशेंट के लिए। ठीक है, 5 10 2 जा 10 पे ले गया, 9 था तो मैं 10 पे ले गया, जिससे कि रिमाइंडर नेगेटिव में मैंने दे दिया आपको। तो रिमाइंडर नेगेटिव को मुझे एक्चुअल में तो पॉजिटिव बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, उस रिमाइंडर के साथ जो हमारा डिवाइजर वाली वैल्यू है उस वैल्यू को मैं ऐड कर दूंगा टू गेट द राइट रिमाइंडर। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये होगा कि जब मेरा n ऑड होगा तो रिमाइंडर जो -1 बचेगा उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा x से। तो राइट रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू, फाइनली रिमाइंडर क्या होगा, -1 में हम कितना ऐड कर देंगे, ये नंबर x, हम ये नंबर x ऐड कर देंगे। तो बढ़िया कि सर अब इसको अगर मैं 50 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। बट 50 से तो सर हमें डिवाइड ही नहीं करना, हमें तो 5 से डिवाइड करना है। तो देखो भैया ये जो 50 है ना उसको आप 5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लो, 5 × 10 माइनस का ये की पावर में 1011। सिमिलरली इसको लिख लो आप 5 × 2 माइनस का 1 की पावर। जब ये नंबर 50 से डिवाइड होगा, या एक काम करो, एक और काम कर सकते हो आप, x - 1 की पावर n है ना। देखो बात तो वैसे सेम ही है जो मैं बताने जा रहा हूँ, बट इसको आप एक और तरीके से देख सकते हो कि जब पावर n ऑड है तो इस पूरे को हम लिखेंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस का, मतलब x का मल्टीपल और -1 जब n ऑड है, और इसको लिखेंगे हम लैम्डा x + 1 जब n इवन। अब बहुत सिंपल सा तरीका है, ये वाला यूज कर, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 50, तो 50 × लैम्डा, 50 का मल्टीपल और -1, 50 का मल्टीपल -1। सिमिलरली इसको यूज करो अब आप 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल तो लैम्डा डैश बोल दिया फिलहाल मैंने, और साथ में ऑड पावर है तो -1 आगे। ठीक है, तो देखो ये जो 50 का मल्टीपल है, सोच के देखो 50 का जो मल्टीपल होगा क्या वो 5 का मल्टीपल होगा? 50 के मल्टीपल को सोचो 5 का मल्टीपल होगा सर, पक्के से होगा, है ना। सिमिलरली जो 10 का मल्टीपल है क्या वो 5 का मल्टीपल होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल, तो ये हो गया 5 का मल्टीपल प्लस 5 का मल्टीपल इज अगेन ए मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 इंटू में सम m नाम दे दिया मैंने, और साथ में रिमाइंडर कितना बचा हमारा -2, मतलब 5 से डिवाइड हो गए कोई वैल्यू और फिर -2 रिमाइंडर दे रही है,
तो रिमाइंडर ओरिजिनली क्या होगा, एक्चुअल वाला क्या होगा, रिमाइंडर -2 का मतलब क्या होगा कि सर उसमें उतना ऐड कर दो जितना हमारा डिवाइस है, दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी 3 ओनली। तो रिमाइंडर इज 3, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3। बहुत सिंपल था, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये देखना है कि भैया जो हमारा डिवाइजर है उसकी पावर्स में, है ना, इसके सॉरी उसके मल्टीपल्स में इसकी पावर देखनी है सच दैट कि वो जो डिफरेंस है वो 1 आए। मिल गया। उसके बाद बस सीधा सीधा ये रिजल्ट लगा दो, x-1 की पावर n डिवाइड बाय x, लैम्डा x -1, n ऑड है। देखो ऐसे सोचो, n ऑड है तो लास्ट में -1 आएगा, n इवन है, -1 की पावर n इवन है तो लास्ट में सर +1 आएगा। काम खत्म, दोनों पावर ऑड थी या। चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यार इसका। इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन भी लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलो देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन लगाने हैं मुझे, ठीक है। ये जो नंबर है आप देख रहे हैं, ये वाला नंबर 3 का मल्टीपल दिख रहा है आपको सर। इन 3 ये जो 4 डिजिट नंबर हैं 111 उसमें आ रहे हैं, तो इनका सम 3 है तो 3 से डिवाइड होगा। अच्छा, जो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो क्या वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा? कोई ज़रूरी तो नहीं है। 3 से सर 3 भी डिवाइड होते हैं, 3 से 6 डिवाइड होते हैं, 3 से 12 भी डिवाइड होता है, 15 भी होता है, बट वो 9 से तो डिवाइड नहीं। बट अगर कोई नंबर 3 की पावर 2 से, 3 की पावर 3 से, 3 की पावर 4 से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो 9 से डिवाइड होगा क्या? अरे सर 3 की पावर 2 तो 9 ही होता है। 3 की पावर 3 से मान लो कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 3 की पावर 3 से, यानी कि 27 से, तो जो नंबर 27 से डिवाइड हो रहा है क्या वो 9 से होगा? देखो ना, 27 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 27 इंटू में क्यू बनेगा, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा। और 27 इंटू क्यू को आप लिख पाएंगे क्या कि भैया इसको लिख लो 3 इंटू में 9 क्यू, या 9 इंटू में 3 क्यू। तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय सम क्वोशिएंट, तो 9 से डिवाइड होगा। मीन्स 3 की जितनी भी हायर पावर्स वाला कोई मल्टीपल मिलेगा ना, ये 3 की पावर 3 जाऊंगा, तो 3 की पावर में अगर कोई भी 1 से ज़्यादा बस, ठीक है, 3 की पावर में m कह देता हूँ मैं, 3 की पावर m का मल्टीपल जो भी होगा वो 9 से पक्के पक्के से डिवाइड है ना, वो पक्का पक्का 9 से तो डिवाइड होगा ही। 3 की पावर m का मल्टीपल डिवाइडेड बाय 9 होगा। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, सुन। तो ये जो है ना, ये 3 का मल्टीपल है, ये वाला 3 का मल्टीपल है, तो मैं बोल रहा हूँ 3 इंटू में एक्चुअल में देखा जाए तो 337 बनेगा, ओके, की पावर 11। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 11 इंटू में 337 की पावर 11। अब 3 की पावर जो 11 है वो क्या है, 3 की पावर m जैसा है, तो ये 3 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, मतलब 3 की पावर 11 से ही पूरा पूरा डिवाइड होगा। डिवाइड होके क्या ये वाला क्वोशिएंट बन जाएगा। तो 3 की पावर 11 से जो डिवाइड हो रहा है वो 3 की पावर 2 से भी हो रहा है सर। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये ऑलरेडी किसका मल्टीपल हो गया सर? 9 का मल्टीपल हो गया ये। मतलब इस वैल्यू को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी 0 ओनली। इस नंबर को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 है, तो इस पूरे को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही आएगा जो सिर्फ और सिर्फ इसको डिवाइड करने पे आएगा। तो बस इसको लेके चलते हैं, फिर हम इसका काम खत्म कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको क्लिक करनी चाहिए। तो अब हमारे पास है 11 और उसकी पावर में 101, बस इसको मुझे 9 से डिवाइड करने का सोचना है। अब 11 की पावर में अगर आप पावर 1 देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है 9 और 11 के बीच में। फिर 11 की पावर 2 121, तो 9 की पावर में 2 करेंगे तो 81, 3 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, डिफरेंस तो 1 नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, जब डिफरेंस 1 नहीं मिल रहा ना तो डिफरेंस 2 के साथ काम चला लेते हैं, ठीक।
तो डिफरेंस 2 के साथ कैसे काम चलाएं सर? सर इसको लिख लो 9 प्लस में 2 की पावर में 1011, ठीक है। तो इसका मतलब अब बायनोमियल से ओपन करेंगे तो पहली टर्म क्या आएगी? पहली टर्म तो सीधा सीधा सर ये आ जाएगी ना, 9 की पावर में 1011 फिर प्लस 1011C1, 9 की पावर कम होती जाएंगे और 2 की पावर में इंक्रीज होता जाएगा टिल 1011C10, इससे कम करो 9 की पावर 1 हो जाएगी सर, दिस माइनस दिस होती है, और यहाँ पे 2 की पावर में ये नंबर आ जाए और लास्ट टर्म आ जाएगी 2 की पावर 101। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इन सभी में मतलब सेकंड लास्ट टर्म तक 9 की पावर आएंगी। पहली पावर 9 की 1011 है और टिल इस सेकंड लास्ट टर्म तक देखेंगे तो 9 की पावर 1 तक है। तो ये सारे के सारे नंबर्स इंडिविजुअली में बात करूँ तो 9 के मल्टीपल्स हैं। तो मतलब इन सब को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा इन सब के सम को तो भी पूरा 9 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आएगा। तो सिर्फ रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा तुम्हें? इस टर्म से मिलेगा। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि मतलब इसका रिमाइंडर डिवाइड बाय 9, ठीक है, वो सेम होगा इसका रिमाइंडर डिवाइड बाय 9। तो बस अब इसको उठा लो, एक एक करके हम टर्म्स को रिड्यूस करते जा रहे हैं, छोटी टर्म्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, डेफिनेटली था, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी आपको अप्लाई करने की। से 2 की पावर दिस, अब 2 की पावर में कोई 9 का मल्टीपल ऐसा कुछ मिल जाएगा क्या? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 8 होता है। 2 की पावर 3 यार, 2 की पावर 3 8 होता है, और उसकी पावर में 3 3 7, 8 को मैंने लिख लिया वैसा 9 माइनस 1, पावर में ऑड नंबर, अभी पीछे वाला रिजल्ट x माइनस में 1 की पावर n डिवाइडेड बाय x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। तो रिमाइंडर इज सर कितना आएगा? पावर में ऑड है तो -1, बट उस -1 में हम क्या करेंगे? जो हमारा डिवाइजर है दैट इज 9, तो रिमाइंडर विल बी 8 ओनली। ये हो गया हमारा आंसर। 8 कहाँ है भाई? ये रहा बी वाला पार्ट, ठीक है जी। सम ऑफ सीरीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है ये, जो कि आई हुई है हमारे 2023 में। 51 माइनस में k(C3) और इसमें समेशन लगाना k 0 से लेके 6। चलिए तो पहले हम k को 0 पुट करते हैं, तो ये आ गया 51C3, देन फिर 1 पुट करेंगे 50C3, 49C3, 48C3, इस तरह से अप टू हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा भाई? k की वैल्यू लास्ट में 6 डालनी है, तो 45C3 तक जाएंगे, 45C3 तक जाएंगे। अब थोड़ा आइडिया लगाओ कि यार यहाँ पे कैसे बन सकता है, इन सब का सम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है NCR प्लस में NCR प्लस, मानते हो भाई? NCR प्लस में NCR प्लस 1, मतलब ये ऊपर वाले दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में है, ठीक। तो ऊपर वाले नंबर में एक ऐड कर दो सर, और नीचे वाले कॉन्जिक्यूटिव में जो बड़े वाला नंबर है वो आ जाता है। ये हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का अगर मैं यूज करना चाहता हूँ अब, क्योंकि यहाँ पे सभी में नीचे C3 है सर, यहाँ पे तो एक नंबर R है तो दूसरा नंबर R+1 चाहिए, और ऊपर वाला नंबर सेम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 45C3 में 45C4 ऐड कर लें, और जितना ऐड किया है तो भाई भगवान ने बोला है ना भाई कि चीज़ों को बैलेंस रखो, तो हमने बैलेंस कर दिया, ठीक। अब क्या मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकता हूँ? सोच, इस फॉर्मूले से सर बिल्कुल ऐड कर सकते हो। ऊपर आ जाएगा 45 + 1 46, और नीचे एक नंबर इंक्रीज वाला जो बड़े वाला नंबर है कॉन्जिक्यूटिव में वो आ जाएगा, इनकी 45 से बन गया 46C4। अच्छा सर, इससे पहले वाला जो नंबर होगा यहाँ पे जो हमारी ये सीरीज चल रही थी उसमें पक्के से नंबर होगा 46C3, और उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले होगा 47C3। अच्छा, 46C4 को जब मैं 46C3 के साथ क्लब करूँगा तो क्या बनेगा? 47C4। बहुत बढ़िया है। उसको मैं इस 47C3 के साथ क्लब करूँगा तो क्या बनेगा? 48C4। सोन इसको इसके साथ क्लब करेंगे तो 49, देन फिर हमारे पास ओके 49C4 हो गया, इन दोनों को क्लब किया तो
50C4, 51C4, एक मिनट क्या हो गया ये, वेट अ मिनट, 48C3 था, 48C4 के साथ क्लब किया तो 49C4 बना, 49C4 को इसके साथ क्लब करेंगे 49C3 के साथ तो 50C4, 51C4, 52C4, वेरी गुड, 52C4 माइनस में हमारे पास आ गया 45C। अगर किसी को ये डायरेक्टली नहीं समझ में आया तो एक एक करके आप बना के भी देख सकते हैं। तो डेफिनेटली जो 45C3 मैंने यूज़ किया था अलॉन्ग विद 45C4 तो वो 46C4 बना। तो 51C3 तक जाऊंगा तो 52C4 बनेगा और माइनस में 45C4 है ही है हमारे पास। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज कंप्लीशन ऑफ द 10 क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चन जो है मैंने अलग अलग टाइप के उठाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, जिसमें हमने कोफिशिएंट वाला किया था, कोफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर पावर ऑफ एक्स, मिडल टर्म का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, देन फिर रिमाइंडर एंड डिविजिबिलिटी थ्योरम का भी यूज़ किया गया, एंड लास्ट में मैंने यहाँ पे सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का भी यूज़ किया। तो आई होप कि आप ये 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करने वाले हैं और इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होपफुली 2025 में आपको देखने को मिलेंगे जेई के अंदर। चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय। यू हैव टू डू वन थिंग ओनली, स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स आसान है विद राजीव सर। थैंक यू।